अभी देखा गया पेसमेकर की आप बात करें, प्रीवियस और एट प्रेजेंट की बात करें, क्या डिफरेंस है? ड्यूरेबिलिटी की बात करें, क्या इश्यू होती है? जैसे मैंने आपको बताया कि जो शुरू में पेसमेकर थे उसमें सबसे जब भी हम पेसमेकर लगाते हैं हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना होता है। पेसमेकर की एक बैटरी लाइफ होती है 8 से 10 साल 12 साल, जो कि हमारे पुराने पेसमेकर होते हैं। अभी जो हम ये लीडलेस पेसमेकर की बात करें, इसमें कम से कम इसकी जो बैटरी लाइफ है वो 16 से 20 साल है। तो अगर हम किसी को 70 साल पे लगाते हैं, मे बी ये लाइफ लॉन्ग उसके लिए काम करेगा और उसको रिपीट प्रोसीजर की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसकी जरूरत किसी सेक्टर तक पड़ सकती सो अगर हम पेसमेकर की बात करें तो ये नॉर्मली एल्डरली लोगों की ही बीमारी होती है, जैसे कि 50 60 70 साल के बाद ऐसे पेशेंट होते हैं जिनके हार्ट की धड़कन कम हो जाती है, जिसकी वजह से उन्हें चक्कर बेहोशी हो सकती है। तो इसके लिए जो पेशेंट जिनके हार्ट की धड़कन 40 से कम होती है अवेक स्टेट में और जिनको चक्कर बेहोशी होती है उसकी वजह से, उन पेशेंट्स में हम पेसमेकर लगाते हैं ताकि वो हृदय की गति को सामान्य करे और चक्कर बेहोशी उनको ना हो और वो अपना नॉर्मल काम नॉर्मल रूटीन फॉलो कर सके बिना किसी दिक्कत। इसमें खर्चा कितना आता है आम आदमी के लिए है ये? हाँ, सो तभी मैंने बताया कि कुछ सेलेक्टेड पेशेंट हैं जिनके लिए हम इस पेसमेकर को चुनेंगे। वो पेशेंट कौन से हैं जिसमें कि हम नॉर्मल पेसमेकर लगाना प्रेफर नहीं करेंगे? वो पेशेंट हमारे 3 कैटेगरी के हैं। एक पेशेंट जो डायलिसिस पेशेंट होते हैं, जिनकी वेन्स में हम कई बार फिस्चुला बनाते हैं या वेन उनकी जो वेन्स होती हैं वो ब्लॉक हो जाती है, वो एक उनके लिए क्लास 1 इंडिकेशन है। किसी भी वजह से अगर हमारी जो सबक्लेवियन वेन्स हैं जिसके थ्रू हम पेसमेकर डालते हैं अगर वो ब्लॉक है। नंबर 2, एक पेशेंट जिसको नॉर्मल पेसमेकर लगाने के बाद इन्फेक्शन हो गया, उस पेशेंट में हम इसे प्रेफर करेंगे। और तीसरा पेशेंट वो जो कि पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, जिसके कि एल्डरली पेशेंट हैं जिनको मल्टीपल डायबिटीज है या जिनके हमें लगता है इन्फेक्शन होने की जो जिनको टेंडेंसी ज्यादा है, उन पेशेंट्स के लिए ये पेसमेकर अच्छी चॉइस है। क्यों? क्योंकि हम जो भी लीड रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको वहां से हटा रहे हैं। तो ये उन पेशेंट्स के लिए, क्योंकि नॉर्मल पेसमेकर और इस पेसमेकर में अगर मैं बोलूंगी कि नॉर्मल पेसमेकर का कॉस्ट समवेयर हमारा 2-2.5 होता है, तो ये पेसमेकर जो हमारा है ये 12-13 लाख। तो उसी पेशेंट में हम इसमें चुने जिसको कि इसकी जरूरत है। आई थिंक वो ही एक राइट चॉइस होगी। हमें सेलेक्टिवली कैंडिडेट्स हम हर पेशेंट को ये ऑफर भी नहीं करते, क्योंकि अभी जो हमारे पास है वो सिंगल चैम्बर पेसमेकर है। नॉर्मल एक्टिव पेशेंट को हम 2 तार वाला पेसमेकर लगाना प्रेफर करते हैं। अगर पेशेंट की चॉइस है और पेसिंग की जो हमारी मात्रा है वो कम है, तब हम इस पेसमेकर को उन्हें ऑफर कर सकते हैं अगर वो चाहें तो। मेगा डिफरेंस ये रहेगा कि जैसा आपने बताया कि मैं छोटा था पहले कितना डिफरेंशिएट ये बेसिकली रहेगा। हाँ, जैसे आपने बताया इसका साइज भी काफी छोटा है, तो कितना बेटर साबित होगा ये? तो आप जब भी किसी पेसमेकर पेशेंट को देखेंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पर एक बल्ज है, यहाँ पर आप उसका पेसमेकर देख सकते हैं, उससे हमारी 2 लीड जा रही हैं। यहाँ लीडलेस पेसमेकर में आपको कोई देखकर बता ही नहीं सकता कि आपको पेसमेकर थेरेपी मिलेगी। ये तो पैर के रास्ते हमने हार्ट पे छोड़ दिया, अनलेस एंड अंटिल यू डू एन एक्सरे, आप उसको बता ही नहीं सकते कि आपको पेसमेकर लगा है। तो आपका बाहर से हमारी कोई भी डिवाइस नहीं है, कोई इन्फेक्शन के चांसेस नहीं है, कोई लीड से प्रॉब्लम नहीं है, आपके आर्म रेस्ट्रिक्शंस कोई नहीं, जो कि नॉर्मली हम पेसमेकर में बोलते हैं कि रोटेटरी मूवमेंट नहीं करने, नहीं तो लीड फ्रैक्चर वगैरह का रिस्क रहता है। तो ये सारी ही चीजों से आप फ्री हो जाते हैं इसमें। तो इस तरह से ये पेसमेकर बेनिफिशियल है एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल पेसमेकर। मैडम एक सवाल है, आपने अभी बताया जो इंट्रोडक्शन दिया फीस में, पहले का क्या जनरेशन और अभी का उसमें क्या डिफरेंसेस और उसमें क्या प्रॉब्लम आती है, लेकिन क्या इसमें क्लिनिकली भी प्रॉब्लम आ सकता है हॉस्पिटल की तरफ जो आप सर्जिकल करेंगे और सर्जरी करेंगे, आपकी ओर से भी कोई उसमें प्रॉब्लम आ सकता है उस सिचुएशन में? बिल्कुल। नॉर्मल पेसमेकर जब भी हम पेशेंट को कोई भी प्रोसीजर हम पेशेंट पे कर रहे हैं, छोटे से छोटा, उसमें कुछ ना कुछ 1 से 2% कॉम्प्लिकेशन होने का रिस्क रहता है। जैसे कि जिन पेशेंट को लंग की डिजीज होती है, जिनके जो लंग्स है वो एबनॉर्मली इन्फ्लेटेड रहते हैं, जब हम वेन पंक्चर करते हैं, अगर किसी का लंग एबनॉर्मली इन्फ्लेटेड है तो उसकी लंग कैविटी में एयर लीक हो सकती है, जिसको न्यूमोथोरेक्स कहते हैं, उसका 1 से 2% रिस्क होता है। इन्फेक्शन, जैसे मैंने आपको बताया, हम जब भी पेशेंट का पेसमेकर लगाते हैं 2 to 3% इन्फेक्शन का रिस्क होता है। और लीड डिसलॉजमेंट, कुछ पेशेंट्स हमारे ऐसे होते हैं जिनको हमने पेसमेकर लगाया, सारे प्रिकॉशंस बताए, लेकिन कई बार क्या हुआ कि उन्होंने वेट उठा लिया 6 वीक्स के अंदर या आर्म को एक्सटेंड कर दिया, तो लीड अपनी जगह से हिल भी सकती है, उसका 1 से 2% रिस्क होता है। तो ये रिस्क इतने इंपॉर्टेंट है, जिस पेशेंट को होते हैं उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उन पेशेंट्स को सेलेक्टिवली चूज करना, जैसे कि कोई डिमेंशिया का पेशेंट है, अगर मैं उसे बोलूंगी कि आपने आर्म नहीं उठाना, वो मेरी बात ही नहीं समझ रहा है, तो फैमिली उस समय में हम फैमिली को काउंसिल करते हैं, क्योंकि ये पेशेंट इस तरह का है जो कि नॉन कंप्लायंट है, मे बी ये आर्म रेस्ट्रिक्शंस नहीं फॉलो करेगा, मे बी ये वेट उठा लेगा। तो जो पेशेंट इन सारी चीजों के लिए एडहरेंट नहीं होता,
उनके लिए भी ये अच्छी डिवाइस है, क्योंकि जो कॉम्प्लिकेशन लीड रिलेटेड है वो सारे ही हमारे माइनस हो गए। सो जो भी हमारा लीडलेस पेसमेकर है उससे रिलेटेड अगर हमारा लेस देन 1% कॉम्प्लिकेशन है, वो एट द टाइम ऑफ इम्प्लांट ही होता है, उसके बाद नॉर्मली इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है इस तरह। नहीं, इसमें अगर हमारा इम्प्लांट जो हमारा होता है वो 99% सक्सेसफुल होता है। 99% कैसे सक्सेसफुल होता है? क्योंकि हम पेशेंट को पहले से ही चूज करते हैं अप्रोप्रिएटली देखकर, उसमें हमारा फेलियर रेट्स बहुत कम होते हैं। और अगर इम्प्लांट हमने राइटली किया है तो उसमें फिर डिसलॉजमेंट का और इन सब चीजों का रिस्क नहीं होता, तो वो फिर सक्सेसफुल ही होता है प्रोसीजर। बुलेट वो है कि अगर ट्रांसप्लांट के बाद अगर एमआरआई कराना होता है तो कंपैटिबल है। हाँ, ये जितने भी पेसमेकर मैंने आपको बताया आज के समय में, हम चाहे नॉर्मल पेसमेकर लगा रहे हैं चाहे लीडलेस लगा रहे हैं, सारे ही पेसमेकर एमआरआई कंपैटिबल, क्योंकि आज के समय में हर डिजीज में हमें एमआरआई की जरूरत पड़ सकती है डायग्नोसिस करने की। आजकल यूथ में जो है हार्ट डिजीजेस बढ़ने लगी है, क्या आप कारण इसका मानते हैं? इसका कारण है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, स्ट्रेस और बहुत सारी चीज़ों को फॉलो ना करना। हम फास्ट फूड ज़्यादा ले रहे हैं, हम स्मोकिंग ज़्यादा कर रहे हैं, अल्कोहल में ज़्यादा इंडल्ज कर रहे हैं, हम रिलैक्स नहीं कर रहे हैं, पूरे टाइम हम वर्क स्ट्रेस में हैं, स्लीप हमारी प्रॉपर नहीं है। ये सारी चीज़ें जिसकी वजह से यूथ में आजकल हार्ट की डिजीजेस ज़्यादा होती हैं। आई थिंक आपसे एक क्वेश्चन ये है, अभी आपने जो ये लीड पेसमेकर की बात बताई, ये लीडलेस का, तो इस लीडलेस पेसमेकर जो आपने जो इंट्रोडक्शन हुई है, तो ये लीडलेस पेसमेकर आप अभी तक कितना लगा चुके हैं अपने हॉस्पिटल में, और ये कौन से नंबर के लिए कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? मैक्स हॉस्पिटल में हम शायद 4 लगा चुके हैं, ये चौथा था। ये उससे पहले ये वाला लेकिन सबसे लेटेस्ट एडवांस इसमें, जिसकी बैटरी लाइफ 16 से 20 साल, जैसे डॉक्टर प्रीति ने बताया। पहले जो हमने लगाए हैं उनकी बैटरी लाइफ 9 से 12 साल थी। इस एडवांस वाला ये पहला है, वैसे लीडलेस हमारा चौथा है। ये कितना बेहतर है पहले के पेसमेकर? जैसे अभी डॉक्टर प्रीति ने पूरा डिटेल में बताया कि इनके बेनिफिट्स क्या हैं, हमें पेशेंट को अगले दिन डिस्चार्ज कर सकते हैं, कोई लीड रिलेटेड या बैटरी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं इसमें, तो इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट। डॉक्टर साहब, ये जो है हमारे जैसे प्लेन के एरिया में तो चलो ठीक है, खान पान हमारा ऐसे ही है, अनियमित जो है हमारा व्यायाम वगैरह, ये पहाड़ के लोगों को भी हो रहा है, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं, हार्ट की प्रॉब्लम तो देखिए शहरीकरण तो पहाड़ में भी हो रहा है, और मोबाइल आप देखेंगे इवन कि रिमोट से रिमोट हिली एरिया में भी मोबाइल और इंटरनेट बहुत इजीली अवेलेबल है, तो हम लोगों का फिजिकल एक्सरसाइज बहुत कम हो गया है। और अगर आप पहाड़ में देखेंगे, दो बड़े रिस्क फैक्टर, ड्रिंकिंग और स्मोकिंग, इवन की देखेंगे पहाड़ में बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहाँ ठंड बहुत पड़ती है, तो लोग ये इजी वे आउट ढूंढते हैं कि स्मोकिंग कर लेते हैं या ड्रिंक कर लेते हैं, तो ये सब रिस्क फैक्टर्स हैं। और फास्ट फूड का चलन पहाड़ों में भी कम नहीं है, तो ये सब कारण है जिसके कारण यंग एज में भी हार्ट की प्रॉब्लम्स बढ़ रही है।